हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स में यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। एग्जाम के पहले आप लोग तैयार जरूर करके जाएं। चलिए, पहला प्रश्न बच्चों, विमीय समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसके पहले आप लोग एक परिभाषा और तैयार कर लें। विमीय सूत्र किसे कहते हैं। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र किसे कहते हैं बच्चों। तो थोड़ा सा लिख लेना कि कोई भी हमारे पास भौतिक राशि है, ये भौतिक राशि है, ठीक है। एक हमारे पास कोई भी भौतिक राशि, जैसे बेग हम ले लेते हैं, ठीक। इसको अपन व्युत्पन्न मात्रक में इसका मात्रक यदि निकालेंगे तो व्युत्पन्न मात्रक निकलेगा। जैसे आप बेग बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है। ये दूरी बटे समय हो गया। दूरी का मात्रक हो जाएगा आपका, क्या हो जाता है, दूरी आपका मूल मात्रक है भाई। बेग आपका, बेग का जो हम निकालेंगे मात्रक, वो व्युत्पन्न मात्रक से निकलेगा, क्योंकि बेग का जो मात्रक है स्वतः मतलब स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ये आपका इसका मात्रक जो है व्युत्पन्न मात्रक होगा। इसको मूल मात्रक में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का, ये हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक आएगा। जैसे बेग का व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा, हमारा दूरी बटे समय मीटर पर सेकेंड है। तो व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से संबंधित प्रदर्शित कर, क्योंकि इसका जो भी मात्रक होगा आपका व्युत्पन्न मात्रक होगा, लेकिन मूल मात्रक से रिलेशन रखता है, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर मूल मात्रक हो गया, समय का सेकेंड मूल मात्रक हो गया। तो किसी भी भौतिक राशि, ये हमारे पास भौतिक राशि है, किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का, जैसे इसका व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाला व्यंजक आपका विमीय सूत्र कहलाता है। जैसे इसका विमीय सूत्र हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है तो m0 हो जाएगा, दूरी है, समय है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका विमीय सूत्र, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाला व्यंजक या सूत्र, ठीक है। यानी मूल मात्रक से उसको हम रिलेशन दर्शाएंगे, वो सूत्र आपका विमीय सूत्र कहला जाता है। क्या कहला जाता है, विमीय सूत्र, ठीक है। विमीय सूत्र क्लियर है। अब कोई भी समीकरण है ना, कोई भी एक ऐसा समीकरण जिसको अपन विमीय सूत्र के द्वारा रिप्रेजेंट कर दें, प्रदर्शित कर दें, तो आपका एक विमीय समीकरण कहला जाता है। यानी किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र से संबंधित करने वाला जो समीकरण है, संबंध दर्शाने वाला जो समीकरण है, उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण कहला जाता है। या ऐसा भी देख सकते हैं कि वह समीकरण जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक के उचित घातों के द्वारा व्यक्त करता है, विमीय समीकरण कहला जाता है। यानी वह समीकरण, एक ऐसा समीकरण जो भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों की उचित घात के द्वारा व्यक्त करता है, आपका विमीय समीकरण कहला जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। विमीय समीकरण यदि परिभाषा पूछा जाए तो विमीय सूत्र या विमीय समीकरण के नाम से आपका क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, तो परेशान मत होना, यही चीज है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, सार्थक अंक किसे कहते हैं। सार्थक मतलब उचित अंक। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, लेकिन उस संख्या का वास्तविक वह अंक जिससे वो यथार्थता पूर्वक उसे हम व्यक्त करते हैं, जिससे उसका निर्धारण होता है, वो आपका सार्थक अंक कहला जाता है। यानी किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक, है ना, व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को हम सार्थक अंक कहते हैं। जैसे यहाँ पर 0.007 है, तो केवल इसका एक ही सार्थक अंक हो सकता है, क्योंकि 7 के पहले कितने भी जीरो, इसका कोई महत्व ही नहीं है बच्चों, ठीक है। तो सार्थक अंक का मतलब है किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या। कितने अंकों की सहायता से उसका हम एक प्रकार से यथार्थता पूर्वक व्यक्त कर सकते हैं, वही अंकों की संख्या आपकी सार्थक अंक कहला जाती है। अगला जो हमारा प्रश्न है बच्चों, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, ठीक है। वैसे तो यहां पर आप पहले मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के बारे में समझिए। मूल राशि का मतलब है कि जो दूसरे से स्वतंत्र रहता है, एक ऐसी भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि से स्वतंत्र रहता है। जैसे आपका हो गया बच्चों समय, ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है, और इसके बाद आपका पदार्थ की मात्रा, ठीक, लंबाई, ये सारे क्या है, मूल राशि हैं, और इन्हीं का मात्रक आपका मूल मात्रक हो जाता है। मूल राशि क्या है, एक ऐसी राशि, भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती, किसी दूसरे से संबंध नहीं रखता है। लेकिन वहीं पे व्युत्पन्न राशि के बारे में बात कर, जैसे बेग हो गया, बेग है दूरी बटा समय, दूरी पर निर्भर है। क्षेत्रफल हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई पर निर्भर है। तो क्षेत्रफल जो आपका हो गया व्युत्पन्न राशि हो गया, और व्युत्पन्न राशि का मात्रक आपका व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है,
ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक के नाम से जानते हैं। ये मात्रक पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक मतलब जैसे समय का सेकंड, पदार्थ की मात्रा का मोल हो गया, ठीक है, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, ये स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जब व्युत्पन्न मात्रक की बात कर, जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, तो मीटर स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो गया, तो मीटर से संबंध रखा था। तो जब हम व्युत्पन्न जो राशि होती हैं उनका मात्रक निकालते हैं तो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है, लेकिन ये स्वतः स्वतंत्र नहीं रहते बल्कि मूल मात्रक से संबंधित रहते हैं। यदि मूल मात्रकों की एसआई पद्धति में बात करें तो 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मूल मात्रक है, ठीक है, 7 मूल और 2 पूरक मात्रक है, लेकिन व्युत्पन्न की कोई संख्या नियमित नहीं है, असीमित है। अगला बच्चों काफी महत्वपूर्ण है, विमीय विश्लेषण की सीमाएं मतलब कमियां, यानी विमीय विधि से हम क्या नहीं निकाल सकते हैं। तो विमीय विधि से बीमाहीन राशि का मान हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, बीमाहीन राशि जैसे पाई हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। इस विधि से त्रिकोणमिति, लघुगणकीय आदि वाले समीकरण भी नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है। इस विधि से ऐसे नियतांक का मान ज्ञात नहीं हो सकता जिसकी बीमा होती है। इस विधि से उस समीकरण को निगमित नहीं किया जा सकता जिसमें एक से अधिक पद है, मतलब कई पदों वाला जो समीकरण यहां से नहीं प्राप्त कर सकते। यदि किसी भौतिक राशि का मान 3 से अधिक राशियों पर निर्भर करता है तो उसके मध्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी कमियां हैं। विमीय विश्लेषण की सीमाएं मतलब कमियां होती है, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो। एसआई पद्धति में सभी मूल राशियों के नाम और मात्रक लिखो। लंबाई का हो गया मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा के एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल। ये 7 आपके मूल राशि और मूल मात्रक हैं। जैसे इधर आपके राशि है बच्चों, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। तो ये आपके 7 क्या है, ये आपके राशि हैं, मतलब मूल राशि है, और इनका मात्रक है लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, विद्युत धारा के एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है, तो ये वैसे भी हर बच्चे से याद रहता है, बस सिस्टमेटिक इसको याद करने की जरूरत होता है। विमीय विश्लेषण के कोई 2 उपयोग लिखिए। इससे अपन क्या करते हैं कि विभिन्न भौतिक समीकरण को सत्यता की जांच करते हैं। जैसे अभी जस्ट क्वेश्चन आने वाला है, सत्यता की जांच के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। भौतिक राशि के एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में भी हम बदल सकते हैं विमीय विधि से, ठीक है। हालांकि जैसे हम लोग क्वेश्चन भी कराए हैं एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे हम मान निकालें, तो ये हमारे चैनल में आपको मिल भी जाएगा, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसे सर्च भी करोगे, बस शिव कोचिंग क्लासेस लिख दोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, भौतिक समीकरण है, इसके विमीय विधि से शुद्धता की जांच करनी बच्चों। तो हल करते हैं, चलिए कम समय में बात करेंगे और रिवीजन करने आए हैं तो हम यहाँ पर भाई साहब रिवीजन तो करना ही है। तो भौतिक समीकरण आपके पास क्या है, भौतिक समीकरण बिल्कुल शॉर्टकट में करेंगे। भौतिक समीकरण आपके पास है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ पर v वेग है, u वेग है, a त्वरण है और s क्या है बच्चों, विस्थापन है। इसको अपन क्या करेंगे, इस साधारण समीकरण को विमीय समीकरण में बदलेंगे। विमीय समीकरण में बदलने पर, विमीय समीकरण में बदलने पर, ठीक है, या तो हम पहले लेफ्ट साइड ले लेते, राइट साइड ले लेते, ऐसे में भी काम चल जाता। देखो बेग का होता है बच्चों, बेग का होता है दूरी बटा समय, मतलब L बटा T, मतलब L टी पावर -1, यही तो होता है। घात में 2 है तो 2 लगा दो। ये भी आपका बेग है कि नहीं, ये भी आपका बेग है बच्चों, तो L टी पावर -1 और पावर में 2 है तो 2 कर दो। 2 आपका विमाहीन राशि है, इससे कोई मतलब का नहीं है। अब यहां पर आ जाता है त्वरण। त्वरण का क्या होता है, त्वरण बराबर बेग बटा समय और बेग बटा दूरी बटा समय, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मीटर का L सेकेंड स्क्वायर टी पावर -2, ठीक है, यही होता है आपका। और आपका S क्या है, विस्थापन है, केवल दूरी रहेगा इसमें। अब यदि आगे कैलकुलेट करें तो इसका हो जाएगा L टी पावर माइनस, ये यदि हम 2 करेंगे बच्चों तो L स्क्वायर टी पावर -2, यही तो होगा।
इधर देखो आपका हो जाएगा, गुणा करेंगे तो एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। ठीक, अब यहाँ पर यदि बात करें तो एल का गुणा हो जाएगा तो एल का स्क्वायर टी पावर माइनस 2। अब देखो दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमा समान है और समान होता है तो विमीय विधि से शुद्धता की जांच हो गई। उपरोक्त समीकरण में बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष के प्रत्येक पद की विमाएं समान है। प्रत्येक पद की विमा समान हो, ठीक है, ये बीमा की बात की जा रही। 2 3 4 से मतलब नहीं सर इधर 1 है इधर 2 है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक पद की बीमा समान है, बीमा देखो बस। ठीक है, यदि इसको ऐसा भी बनाना चाहे तो बना सकते हो, m का पावर 0 एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। थोड़ा सा यदि सिस्टम से लिखना चाहते तो m का पावर 0 एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। तो विमीय विधि से शुद्धता की जांच हो गई। m0 एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। दोनों पक्षों में प्रत्येक पद के विमा समान है, अतः दिया गया समीकरण विमीय विधि से शुद्ध है। तो लास्ट में लिख लें कि उपरोक्त समीकरण में बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष के प्रत्येक पद के विमाओं के समान है। बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष के प्रत्येक पद के विमाओं के समान है, अतः यह समीकरण विमीय के विधि से या विमीय दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न भी है, शुद्धता की जांच करनी है। t बराबर दे के रखा है आवर्तकाल का 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। ये आपका समीकरण है। इस समीकरण को विमीय समीकरण में परिवर्तित करने पर, मतलब दिए गए इन्हीं उपरोक्त समीकरण को किस में व्यक्त करेंगे बच्चों? विमीय समीकरण में व्यक्त करने पर। विमीय समीकरण में परिवर्तित करने पर चलिए परिवर्तित कर दीजिए, कितना आ जाएगा अपने पास। देखिए टाइम का तो टाइम ही रहता है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं, द्रव्यमान वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। 2 पाई आपका बीमाहीन राशि है, जो बीमाहीन राशि है उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको अंडर रूट लगाना है। ये आपका लंबाई है तो लंबाई को एल से रिप्रेजेंट कर दो। और फिर ये त्वरण है, त्वरण का होता है वेग बटा समय, वेग बराबर दूरी बटा समय, मतलब दूरी और समय का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब बच्चों इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप। जैसे देखिए एक एल से एल कट गया तो बचेगा 1 अपान टी पावर माइनस 2। ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो अंडर रूट टी का स्क्वायर। और यदि बाहर आएगा बच्चों तो आपका सेम आ जाएगा, मतलब ये आपका टी ही बचेगा, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल खत्म। तो दोनों पक्षों की विमा समान है। दोनों पक्षों की विमाएं क्या है? समान है। चूंकि दोनों पक्षों की विमाएं क्या है बच्चों? समान है। क्योंकि दोनों पक्षों की विमाएं कैसी है? समान है। और यदि दोनों पक्षों की विमाएं समान है, अतः यह समीकरण शुद्ध है। अतः यह समीकरण कैसा बच्चों? शुद्ध है। ठीक है, चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। यदि दोनों पक्षों की विमा समान है तो समीकरण शुद्ध है। अगला भी समीकरण है बच्चों, गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की शुद्धता की जांच करनी है। कौन बच्चा इसका शुद्धता की जांच नहीं कर पाएगा बताओ? पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मतलब s की बीमा बताओ कौन नहीं बता सकता? s का है द्रव्यमान 0 है और आपका l 1 है और टाइम आपका 0 रहेगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों राइट हैंड साइड की बीमाएं ले लेते हैं। राइट हैंड साइड की बीमाएं, चलो बराबर करके नीचे लिखते हैं। देखिए u है आपका बच्चों, u मतलब वेग, तो वेग का हो जाएगा वेग बटा दूरी बटा समय, दूरी का l, समय बटा में तो -1। ये आपका हो गया। 1/2 बीमाहीन राशि है, इसको मैं नहीं लिखूंगा, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं पहले ही बताया हूं। ठीक है, केवल टाइम लिखना है यहाँ पर, टाइम का t है। फिर प्लस का बच्चों त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बटे में इसलिए माइनस लगता है, यहाँ पे टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये चलो तो अगले स्टेप में कितना आएगा जरा देखो। एल है बच्चों, ये टी -1 है +1 तो टी 0 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस का एल है तो एल रहने दो, टी माइनस और प्लस तो टी 0 हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि मैं द्रव्यमान में लिख दूं तो यहां पर हो जाएगा m0 l t0 और यहां पर m0 l t0। दोनों पक्षों में यदि हम देखें समीकरण, इसको हम 1 दे दें और समीकरण 2 दे दें
तो समीकरण 1 और 2 से ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्षों की बीमाएं समान है। देखो प्रत्येक पद की बीमाएं समान है, अतः दिया गया समीकरण बिल्कुल सही है। चूंकि यहां पर मैं 2-3 समीकरण सिद्ध करा दिया तो एग्जाम में आपसे बन जाना चाहिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि नहीं यार अब कई सारे समीकरण कैसे सिद्ध करें। 2-3 आपने सीख लिया तो क्लियर हो जाना चाहिए। लास्ट में यदि लिखना है तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि दिए गए समीकरण के दोनों पक्षों की बीमाएं समान है, अतः समीकरण विमीय रूप से बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न आप लोग बताना बच्चों, बीमा का क्या अर्थ है? बीमा का क्या अर्थ है? एक छोटा सा प्रश्न है, हालांकि आप लोगों से ये प्रश्न बनना चाहिए। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन घातांकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातांकों को उस राशि की बीमा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। जैसे यहाँ पर L का बीमा 1 है, T का बीमा 0 है, M का बीमा 0 है, ठीक है, तो ये हो जाता है और ये फिर विमीय सूत्र कहला जाता है। तो बीमा का मतलब उसका घातांक, ठीक। किसी भौतिक राशि को हम मूल मात्रक में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी घात कितनी है बच्चों, वो उसका बीमा कहला जाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्था गुणांक तथा उसके घनत्व पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि से ध्वनि के वेग का सूत्र स्थापित करना है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग का सूत्र निकालना है। देखो ध्वनि का वेग v हो गया, प्रत्यास्था गुणांक e हो गया, माध्यम का घनत्व d हो गया, ये चीज तो क्लियर है। तो वेग जो है दो चीज पर निर्भर करता है, यानी जो वेग है वो निर्भर करता है किसके समानुपाती है, आपके प्रत्यास्था गुणांक के, और दूसरा उसके घनत्व के, तो d पर। अब हो सकता है इसका घात कुछ हो सकता है, इसका घात कुछ हो सकता है, तो इसलिए हम घात यहाँ पर a या b लिख सकते हैं। जैसे समानुपाती हटाते हैं बच्चों तो एक नियतांक लग जाता है, तो e के पावर a और d के पावर b हो गया। यहाँ पर k क्या है, एक नियतांक है, k एक यहाँ पर क्या है, जहाँ k क्या है बच्चों, k क्या है, बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। क्योंकि इसका मैं फिर विमीय सूत्र नहीं लिखूंगा तो आप परेशान हो जाओगे। इसको एक समीकरण दे दो और यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में विमीय सूत्र लिखेंगे विमीय रूप में लिखने पर। समीकरण एक को विमीय रूप में लिखने पर बच्चों, विमीय रूप में लिखने पर, विमीय रूप में लिखने पर, चलिए विमीय रूप में लिखते हैं। तो भी तो वेग है, वेग का होता है दूरी बटा समय, तो m है नहीं, दूरी है l बटा समय मतलब टी पावर -1, ये तो यहां तक है। के आपका बीमाहीन राशि है, प्रत्यास्था गुणांक का ये आपको याद रखना पड़ेगा, m का पावर 1 होता है, l का पावर -1 होता है, टी पावर -2 होता है। इसका आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा भैया। घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान m बटे आयतन मतलब l का पावर -3 और पावर में आपका b हो गया। यहीं पे मेन खेला होता है, यहीं पे मेन खेला है। जिसको यहाँ पे समझ में आ गया तो सब काम हो गया, और यहाँ पे समझ में नहीं आया तो खत्म कहानी। जैसे बच्चों यहाँ पर मैं बात करूं, m की बात करूं, m का घात 1 है तो मतलब a है, यहाँ भी m का घात 1 है मतलब b है, तो दोनों घात जुड़ गए, गुणा की दशा में दोनों जुड़ते हैं। इसके बाद l की बात करता हूं बच्चों, तो ये घात -1 है मतलब -a हो जाएगा। l का यहाँ पे आपका -3 है तो -3 भी हो गया, घात में दोनों लिख दिया एक साथ में, और टी की पावर -2a हो जाएगा, ठीक है। अब इसी से हम दोनों पक्षों में विमीय समांगता के सिद्धांत का यहाँ पर उपयोग करेंगे। विमीय समांगता के सिद्धांत, विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार, विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए m का पावर 0 है, m का पावर a प्लस बी, तुलना करेंगे तो a प्लस बी बराबर 0, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर l की बात करें तो -a - 3b बराबर l का पावर यहाँ पर 1 है। फिर इसके बाद t की बात करें तो -2a बराबर -1, ठीक। अब यहाँ से तो आपका एक समीकरण 2 दे दो, समीकरण 3 दे दो, समीकरण 4 दे दो। तो समीकरण 4 से ही देखते हैं हम, देखो 2a बराबर आपका आ जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर 1/2 आ गया, a बराबर मान आ गया, ठीक है। अब a का मान हम समीकरण 2 में रख दें, a का मान समीकरण 2 में रख दो,
तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस बी इक्वल 0। तो मतलब यहाँ से b का मान निकल कर आ जाएगा बच्चों -1/2। a और b का मान आ गया, बस समीकरण में एक में रख दो, आंसर आ गया। मतलब a और b, a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो बच्चों बहुत आसान है, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 कहाँ पे है ये देखो, v बराबर k, ठीक है, कितना है बच्चों v बराबर k e का पावर a का मान है 1/2 और d का पावर b का मान है -1/2, माइनस से नीचे चला जाएगा, मतलब k e का पावर 1/2 और नीचे d 1/2, ये दोनों भाई वर्गमूल ही हैं, तो v बराबर आ जाएगा k √e/d। ठीक, यही हमारा आंसर आ गया। यही हमें निकालना भी था बच्चों। देखो कितना सिंपल है यार, कोई भी क्वेश्चन कितना आसान से हो गया। तो भी अभी इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और भी इस पर हम क्वेश्चन लाएंगे, इतने में ही समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों के लिए पूरा सिस्टमेटिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो सके। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको निरंतर नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।